अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीर हमज़ा और आज आपके लिए लाया हूं तज्ज़िया सैमसंग गैलेक्सी नोट का। और ये अनबॉक्सिंग भी होगी क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। तो हस्बे मामूल पहले आपको मैं बॉक्स दिखाऊंगा। बॉक्स जो है वो लंबाई और चौड़ाई के लिहाज से इस सेट से मामूली सा बड़ा है। ऑफकोर्स चौड़ाई का फ़र्क है। तो पीछे आपको मेन स्पेक्स इन्होंने दी हुई हैं, जिसके अंदर आपको 5.3 इंच WXGA HD सुपर एमोलेड स्क्रीन शो की हुई है। इसके बारे में मैं मजीद आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आपके पास डुअल कोर प्रोसेसर है जो कि एक्सोनोस चिप के ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली ये वही सारा सिस्टम है जो आपको गैलेक्सी S2 में मिलता है, लेकिन 1.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ गैलेक्सी S2 1.2 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। आपके इसके साथ साथ आपको वही 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है गैलेक्सी S2 वाला, और 2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, S Pen स्पोर्ट जिससे इसको नोट का नाम मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर हैं और टिपिकल इसके अंदर GPS मौजूद है, और इसके अंदर वाईफाई मौजूद है, और 2500 मिली एम्प आवर बैटरी मौजूद है, और कुछ लेबल्स जो इनको लगाना ज़रूरी है। लेफ्ट साइड पे आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट लिखा हुआ है, और राइट साइड पर आपके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ स्टिकर्स वगैरह आपके पास दोनों तरफ मौजूद है। तो इसको हम खोलते हैं। डब्बे को खोलते ही सबसे पहले जो है वो आपके सामने डिवाइस आएगा सैमसंग गैलेक्सी नोट का। तो हम इसको निकाल लेते हैं ताकि हम इसे आखिर में इसका पूरा रिव्यू कर सकें। मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ। उसके नीचे कुछ आपके पास लिटरेचर मौजूद है। आपके पास इंटरनेशनल चार्जर है जो कि बड़ा मुश्किल किस्म का है, और डर लगता है कि ये कहीं टूट ही ना जाए। लेकिन ये 3 पिन अडाप्टर है, और पाकिस्तान के लिए जो है वो आपको इसका अडाप्टर ढूंढना पड़ेगा जो कि इस शक्ल का होता है। ओके, ये रहा चार्जर। इसके साथ साथ आपके पास एक डाटा केबल मौजूद है जो कि आपके चार्जर को भी आपके फ़ोन से कनेक्ट करने में मदद फराहम करेगी। ये भी आ गया। इसके अलावा आपके पास हैंड्स फ्री है, और कुछ एक्स्ट्रा एयरबड्स हैं अपने कान के मुताबिक इसे एडजस्ट करने के लिए। ओके, दैट्स दैट। उसके अलावा ये कुछ टेप्स हैं। तो ये तो हो गया इसका बॉक्स। अब बॉक्स का सारा स्टफ हम एक साइड पे करते हैं। और बाय द वे, आपको मेरी नई रिव्यूइंग टेबल कैसी लगी? ये मेरा एक कूलिंग पैड है जो ख़राब हो गया था, और मैंने सोचा कि इसे ज़ाया करने के बजाय मैं इसे अपनी एक रिव्यूइंग टेबल बना लूँ, क्योंकि जो शीशे का टेबल था उस पर अक्स पड़ता था और कैमरे को फोकसिंग में अक्सर दुश्वारी होती थी। सो मुझे इसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने डिवाइस, और अपने तज्ज़िये के मामूल के मुताबिक हम पहले इसकी अज्जाए तरकीबी पर नज़र डालेंगे। इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर Cortex A9 प्रोसेसर मौजूद है जो कि एक्सोनोस चिप के ऊपर काम कर रहा है, और जो कि सबसे डुअल कोर के अंदर मजबूत तरीन GPUs में से एक था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो अपग्रेड होके क्वाड कोर पर आ चुका है। इसके अलावा जैसे कि आपने स्पेक्स में पढ़ा कि इसमें 5.3 इंच WXG रेजोल्यूशन की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ये सुपर एमोलेड प्लस नहीं है, लिहाजा इसमें पेंटाइल पिक्सल मौजूद है, लेकिन आम लोगों को इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा करीब से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पिक्सल के दरमियान में थोड़ा सा फासला मौजूद है। WXGA रेजोल्यूशन का मतलब ये है 1280 बाय 800 पिक्सल, जबकि गैलेक्सी S2 जो था वो 800 बाय 480 रेजोल्यूशन पर काम करता था, लिहाजा उसे इतनी प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत नहीं, इसे थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई उन्होंने इसके प्रोसेसर को 1.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक किया, अनलाइक गैलेक्सी S2 जो कि 1.2 गीगाहर्ट्ज़ पर चला करता था। तो इसके अलावा इसमें 16 GB बिल्ट इन मेमोरी है। आप उसे मेमोरी कार्ड से एक्सपेंड कर सकते हैं। नॉर्मल सिम कार्ड यूज़ करता है गैलेक्सी S3 की तरह, इसमें माइक्रो सिम नहीं लगती। और वेल, जैसे जैसे स्पेक्स आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो फ्रंट पे आप देखें कि आपके पास ह्यूज स्क्रीन मौजूद है। नीचे उसका होम बटन है, इसके साथ साथ 2 जो हैं वो कैपेसिटिव बटन्स मौजूद हैं। स्क्रीन की तरफ हम आखिर में जाएंगे। ऊपर आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल कैमरा है, और स्पीकर ग्रिल है। राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास लॉक स्विच है, और उसके साथ कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपके पास वॉल्यूम रॉकर है। बाय द वे ये सारा स्टील का बना हुआ है।
और बॉटम पे आपके पास जो है वो माइक्रो यूएसबी स्लॉट है जिससे आप इसे चार्ज करते हैं और डाटा कनेक्शन करते हैं। और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ आपके पास एस पेन भी मौजूद है जो कि इसे नोट का नाम देता है। टॉप पर आपके पास सिर्फ 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है जिसमें आप अपना हेडफोन लगाते हैं। बैक पर अगर आप आए तो इसकी अजय तरकीबी का एक और आंसर आपको नजर आता है जो कि है 8 मेगापिक्सल कैमरा। ये 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है और इसके साथ मौजूद है एक सिंगल एलईडी फ्लैश जो कि काम करती है। और पीछे आपके पास ये जो है प्लास्टिक केसिंग मौजूद है। बेसिकली इसका वही बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल है जो कि आपको गैलेक्सी S3 में मिलेगा। लिहाजा अगर कोई गैलेक्सी S3 खरीदना चाहता हो तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी से क्या आपको मिलता है। और मेरे मुताबिक इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो ये स्टील बैंड इर्द गिर्द बनाया गया ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्लास्टिक जो इसमें यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का है, बट इट इज़ प्लास्टिक नॉनदलेस। तो आप इसे इतनी प्रीमियम फील महसूस नहीं कर सकते जब आप इस सेट को हाथ में पकड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप सैमसंग के दायरे से कभी बाहर नहीं निकले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सैमसंग की बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। तो ये तो हो गए इसके हार्डवेयर के फीचर्स। अगर मैं कोई भूल गया हूँ तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इसकी स्क्रीन को ऑन करते हैं और इसके सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। इसमें लेटेस्ट अपडेट मौजूद है जो कि आइसक्रीम सैंडविच 4.0.4 है, लेकिन इस पर जो टच विज इंटरफेस है वो अभी सेकंड जनरेशन का ही है जो आपको गैलेक्सी S2 पर नजर आता है। लिहाजा गैलेक्सी S3 और इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेस का फर्क है। ऑफकोर्स आपके पास होम स्क्रीन पैन्स हैं जो आप बढ़ा भी सकते हैं और उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, और इन पे अगर आप चाहें तो आप विजेट्स भी लगा सकते हैं। तो विजेट्स के मेन्यू को पहले देख लेते हैं। जब आप विजेट्स को ओपन करेंगे तो ये एक लंबी मेन्यू की सूरत में नहीं खुलते बल्कि सिर्फ आपको 4 विजेट्स नजर आते हैं। ठीक है, इसमें एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त दिनों की है और फ़ोन बड़ा जो है इससे स्नैपी लगता है, लेकिन अगर ये लिस्ट होती तो हमें कम से कम देखने में आसानी होती। आपके पास ऊपर पैनल्स हैं, आप जिस पैनल पे लगाना चाहें। ये मुझे इसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगा है कि आप पैनल अपनी मर्जी से चूज़ करते बजाय इसके कि आप पहले पैनल चूज़ करें और उस पर विजेट जब लगाएंगे तो फिर आप उसे बाद में एडजस्ट करते फिरें। कुछ पैनल्स ऐसे थे जिनको आप रिसाइज कर सकते थे, लेकिन मुझे इसमें कोई भी विजेट अभी तक ऐसा नहीं मिला जो कि रिसाइज हो सकता हो। मेरे ख्याल में वो गैलेक्सी S3 का ही फीचर है। गैलेक्सी S2 में भी था, लेकिन इतना कोई अच्छे नहीं, कोई 2 या 3 विजेट्स ही हद हो सकते हैं और वो भी आपको इतनी एक्सेसिबिलिटी और सहूलत नहीं देते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया WXGA स्क्रीन 1280 बाय 800 पिक्सल 286 पिक्सल डेंसिटी इसकी है, जिसकी वजह से आपको इसमें पिक्सल नज़र आना कुछ मुश्किल ही होगा, आपको इतनी दुश्वारी नहीं होगी। जैसे कि आप कैमरे में देख रहे हैं और कैमरे का लेंस काफ़ी शार्प होता है तो उसमें भी आपको इतनी पिक्सलेशन इसमें नज़र नहीं आ रही। तो ऑल एंड ऑल ये जो स्क्रीन क्वालिटी है आजकल के फ़ोन्स के मुताबिक अप टू डेट है एंड आई रिकमेंड दिस। इसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो 16:10 है, लिहाजा ये फुल जो है वो HD वाले 16:9 रेजोल्यूशन पर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप जब वीडियोस देखेंगे तो थोड़ी सी ब्लैक बार्स ऊपर और नीचे आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा टिपिकल सैमसंग इंटरफेस है जिसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं, लेकिन जब आप इसमें से निकालते हैं S पेन तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐप्स मिलती हैं जो इसको नोट का नाम देते हैं। तो पहले स्टाइलस पे नज़र डाल देते हैं। स्टाइलस जो है वो इतना पतला नहीं है जैसे कि पुराने रेजिस्टिव स्क्रीनों पे अक्सर औकात हुआ करता था, लिहाजा ये काफ़ी यूजेबल है और इस पर आपको ये एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है जिससे आप थोड़े से जेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं। और जो इसकी टिप है ये मामूली से आई थिंक 1 मिलीमीटर के भी चंद हिस्से के बराबर जो है वो दबती है, जिससे आपको ये फील होता है कि आप एक नॉर्मल बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फीड है। तो जेस्चर्स की बात करें, जेस्चर्स 2 हैं कि आप इस बटन को दबाकर जो है वो आप किसी भी ऐप में उसकी मेन्यू को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉल हो गई। और अगर आपने कोई चीज़ ओपन की हुई है तो आप सिंपली स्वाइप करके उसे बैक भी लेके जा सकते हैं। छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये काफ़ी काम आती हैं। और जो परफेक्ट वे इस पेन को यूज़ करने के लिए मैंने देखा वो ये है कि आप इसे अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ें, क्योंकि इस तरफ करेंगे तो ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका अंगूठा लगने का चांस बन सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी में नोट कर रहे हैं चीज़ों को तो आप इस तरह यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स इस स्टाइलस को यूज़ करने के लिए एंड्रॉइड मार्केट में कोई इतने स्पेशल ऐप्स तो नहीं है, तो सैमसंग ने आपको अपनी जो है वो ऐप्स प्रोवाइड की हैं और उसके हर ऐप के साथ S का लफ्ज़ लिखा होता है। तो सबसे बेहतरीन इनकी S मेमो है जिसमें आप ड्राइंग बना सकते हैं, आप अपनी मेमोरीज जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पे मैं अब आपको इस पेन की परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहा हूँ जो काफ़ी रीजनेबल और काफ़ी अच्छी है। तो फॉर इंस्टेंस मैं
थोड़ी बहुत ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ, एनिमेशन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो आपने देखा कि ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और उसमें डिले नहीं है, जो कि हमें पुरानी रजिस्टिव स्क्रीनों पे छोटे प्रोसेसर्स के साथ मिली करती थी। तो ये बड़ा मैंने एंग्री यंग मैन बना दिया। वैसे से आप जब खुद डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो ये इसे सेव कर दिया करेगा। तो आप इसे ओपन करें। इसके अलावा आपके पास इसकी सारी मेन्यूज मौजूद हैं जिससे आप इसे सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वैसे डिलीट के लिए क्विक बटन भी ऊपर मौजूद है। तो ये एस मेमो काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एस मेमो के बारे में तो नहीं हो सकता। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसपे शायद ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करें, और वो है हैंड राइटिंग रिकग्निशन सिस्टम। और उसको बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट किया है इस नई अपडेट के अंदर। वो ये किया गया है कि जब आप नॉर्मल SMS खोलेंगे तो आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा, लेकिन इसमें एक आप सेटिंग्स में जाके फीचर ऑन कर सकते हैं, और वो है पेन डिटेक्ट फीचर, जो मैंने ऑन किया हुआ है। और पेन डिटेक्ट फीचर बेसिकली क्या करता है, आप कीबोर्ड बंद करें, अब मैं उंगली लगाऊंगा तो ये कीबोर्ड ओपन होगा, लेकिन जब मैं अपना S पेन यूज करूंगा तो ये हैंड राइटिंग मोड में आ गया। अब हैंड राइटिंग जो है वो इस पर बहुत जबरदस्त काम करते हैं। हम चेक करते हैं, लिखते हैं दिस इज अ टेस्ट, गलतियां होती हैं। वैसे आप इसके टाइम को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे कि मेरा थोड़ा सा जल्दी रिकग्नाइज किया, आप इसे हाफ अ सेकंड तक डिले भी कर सकते हैं। स्पेस के लिए आप लाइन लगाएंगे, दिस इज ए टेस्ट। थोड़ी सी गलतियां हुई, आपको आदत करनी पड़ती है, और वैसे भी मैंने इसे हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, तो लिहाजा थोड़ी सी जो है वो बंदे की नेचुरल मूवमेंट में कमी पेशी आया करती है। इसमें स्वाइप कीपैड भी है, और क्योंकि ये इतना बड़ा फोन है तो सैमसंग वालों ने सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इसमें एक वन हैंडेड ऑपरेशन भी दिया है। और वन हैंडेड ऑपरेशन बेसिकली आपको क्या अलाउ करता है, जब मैं इसे ऑन करूंगा तो आप जिस हाथ को प्रेफर करें, कीबोर्ड उस साइड पे स्लाइड होएगा। जैसे ये लेफ्ट साइड पे है तो मेरा ये अंगूठा लेफ्ट साइड पे आराम से इनकी बटन्स तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर मैं इसे राइट साइड पे लेता हूं तो मैं इसे राइट साइड पे अपनी तरफ लेके आ सकता हूँ। छोटा सा चेंज है, लेकिन ये लोगों को फायदेमंद भी साबित होता है। लेकिन इस तरह की कीबोर्ड पे एक हाथ से जो है वो टाइपिंग मैं प्रेफर नहीं करता। वैसे आप एक हाथ से टाइपिंग क्यों करेंगे जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, और वो तो बहुत खतरनाक है। अब इसके कैमरे की तरफ चलते हैं। कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल है, जो कि काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और काफ़ी अच्छी आपको पिक्चर क्वालिटी देता है, लेकिन ये इतना फास्ट एपरेचर नहीं है, लिहाजा आप इसे लो लाइट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन ओवरऑल वीडियो एंड फोटो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ऑफकोर्स आपके पास टच फोकस भी मौजूद है, जो फोकस असिस्ट लैंप के साथ जो है फोकसिंग करेगा, और जब आपने तस्वीर खींचनी है तो आप इसे दबाएंगे। और ये देखा आपने, ये थोड़ी सी एनिमेशन चेंज की इन्होंने अपने आइसक्रीम सैंडविच की वजह से। अब चलते हैं एक और फीचर की जानिब, जो कि बड़ी स्क्रीन वाले फोन्स पे मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीग करता है, और वो है वेब ब्राउजिंग। ऑफकोर्स ये एंड्रॉयड है, लिहाजा इस पे आपको फुल फ्लैश सपोर्ट मिलती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो उस पर कोई जो है वो रुकावट नहीं होगी। मैंने इस पे जो है वो मुझे पहले वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। मैंने जो है वो एनगैजेट की फुल डेस्कटॉप जो वेबसाइट है उसको लोड जो है ना करने के लिए इसे कहा है। हम देखते हैं कि वो लोड कैसे होती है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फ्लैश एनिमेशन है और काफ़ी ज़्यादा उस पर जो है वो स्क्रिप्ट्स जो हैं वो रन हो रहे होते हैं। तो ये वेबसाइट बेहतरीन है चेक करने के लिए इसकी परफॉर्मेंस। आपने देखा कि बड़ी जल्दी इसने इसे लोड कर लिया, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। पिंच टू जूम आप करेंगे तो वो भी देखा कि आपने काफ़ी फ्लुएंट है। बहुत से डुअल कोर फ़ोन हैं जो ये नहीं किया करते, और उनका मेन जो है वो सॉफ्टवेयर
का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है। जैसे कि HTC है, उन्होंने इतनी रिफाइनमेंट डुअल कोर में और इवन क्वाड कोर में भी शो नहीं की, जिससे मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो इस पर फ्लैश एनिमेशन एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है, और क्योंकि इसकी पिक्सल डेंसिटी अच्छी है लिहाजा आपको एक एक लफ्ज़ नज़र आएगा, और लफ्ज़ की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल प्रिंटेड पेपर की तरह है। आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें पिक्सल्स हैं और ये लफ्ज़ जो हैं वो टूटे हुए दिखाई दे रहे हों। तो उस रिस्पेक्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त। ये मोबाइल साइट इसकी लोड होगी, आपने देखा कि वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन यार कम ऑन, 1280 बाई 800 पिक्सल रेजोल्यूशन और आप मोबाइल साइट्स देखेंगे, नॉट फन। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, कॉल क्वालिटी इसमें जो है वो टिपिकल सैमसंग की तरह है, इतने सिग्नल ड्रॉप नहीं होते, कॉल आपको बड़ी वाज़ेह सुनाई देती है। स्पीकर फोन हाउएवर इसका इतना लाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इसे वो ऑफिस में यूज़ करेंगे, उनके लिहाज से इसका स्पीकर फोन सही है। लेकिन अगर आप इसे बाहर रोड पर यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इस फोन का साइज़ देखें और इस स्पीकर का साइज़ देखें, जस्ट साइज नहीं, इसकी आवाज़ भी काफ़ी लो है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, क्योंकि ये कोने पर मौजूद है और थोड़ा सा इसका जो है ये एरिया रेस की वजह से आप जब इसे रखेंगे तो इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा जो है वो बंद नहीं होगी। ये नहीं होगा कि इस तरह रखने से बिल्कुल टून आपको सुनाई ना दे, ये सुनाई देगी आपको, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतनी लाउड नहीं होगी कि आप इसे हर किस्म की सिचुएशन के अंदर यूज़ कर सकें। टच सेंसिटिविटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। बैटरी टाइमिंग जो है वो इसकी एंड्रॉयड के लिहाज से अच्छी है, लेकिन नॉर्मल फ़ोन के लिहाज से मीडियोकर है। अगर आप इसे नॉर्मल यूज़ करें, यानी कि दिन में कोई 1-1.5 घंटा आप इस पर वेब ब्राउजिंग करें या आप इस पर जो है वो गेमिंग करें 2 से 3 घंटे तक, तो मेरे ख्याल में ये 1 से 1.5 दिन निकाल देता है। नॉर्मली एक दिन में एक चार्ज इसके लिए लाजमी है, और मेरे ख्याल में एंड्रॉयड के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, और मेनली इसलिए कि बड़ा हाई एंड स्पेक्स यूज़ होते हैं, डुअल कोर प्रोसेसर होता है, ओवरक्लॉक किए होते हैं, 1 GB रैम होती है। और वेल एक और फीचर जो आइसक्रीम सैंडविच का, आप इस पर फेस अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्वाइप अनलॉक भी कर सकते हैं, सिग्नेचर अनलॉक भी कर सकते हैं, इसलिए इस पर सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा फ़ोन, लेकिन कम ऑन लुक एट द साइज यार, इसका साइज बहुत ही बड़ा है। मैं कंपैरिजन के लिए जो है वो अपना आईफोन इसके साथ रखता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइज डिफरेंस कितना ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि एमोलेड स्क्रीन जो है उसकी कलर एक्यूरेसी, या कलर एक्यूरेसी तो ना कहें, ये कहें कि कलर की जो पंचीनेस है वो कितनी ज़्यादा है। जबकि आईफोन के जो कलर्स हैं वो थोड़ा सा आपको वॉश्ड आउट नज़र आए, क्योंकि ये LCD है। लेकिन मेरी ओपिनियन में आईफोन के जो कलर्स हैं वो थोड़े एक्यूरेट हैं, एंड्रॉयड के जो कलर्स हैं वो खैर बेहतर हैं। स्पीकिंग ऑफ स्क्रीन, इस स्क्रीन पे आप वीडियोस भी देखेंगे, और एक फीचर जो गैलेक्सी S3 में था वो सैमसंग ने अब इस पे भी पेश कर दिया, और वो ये है कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट है वीडियो के लिए, आप कोई भी फॉर्मेट की वीडियो उठाएं वो चलेगी, और उस वीडियो को आप कहीं भी देख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको सैमसंग की अपनी वीडियो चला के दिखाता हूं। तो ये वीडियो रन हुई, आपने देखा कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये फुल 1080p वीडियो है, लिहाजा ये इस वीडियो जो स्क्रीन है इसकी पूरी क्वालिटी इसको वाज़े करता है। लेकिन आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं और मैसेज भी टाइप करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस आइकॉन को टैप करेंगे, और आपने देखा कि ये एक छोटी सी विंडो के ऊपर जो है वो चलना शुरू होगी, और आप इसे मूव भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आपने देखा कि ऊपर एक क्रॉस का बटन भी आ रहा है जिसे आप बंद भी कर सकते हैं। तो मैं होम स्क्रीन पे वापस गया, ये चलता रहेगा, मैं मैसेजिंग में चला गया, मैं मैसेज टाइप करूँगा, लेकिन मेरी वीडियो चलती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करने का कि यस दिस फोन इज़ मेड फॉर द वीडियो वॉचिंग, कि आप इसे वीडियोस के लिए भी यूज़ करें। और ऑफ कोर्स सैमसंग की जो कोडेक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है, नेरली किसी भी फॉर्मेट की वीडियो आप इसमें चला सकते हैं, आपको जो है वो उसके लिए कन्वर्जन की ज़रूरत भी नहीं होती। कमियां इस फ़ोन में थोड़ा साइज़ का मसला है, जेब से निकालते हुए मुश्किल होती है, और मेरे ख्याल में जो हजरात जीन्स पहना करते हैं वो तो इसे अपनी जीन्स में जो है वो यूज़ ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरी तरह जो कमीज शलवार पहनते हैं वो जेब में तो डाल लेंगे इसे, लेकिन ड्यूरिंग ड्राइविंग या किसी काम करते हुए मैं निकालूंगा तो ज़्यादातर चांस होता है कि मेरे हाथ से स्लिप होकर गिर जाएगा। दूसरी बात, जब आप इतने पैसे भरते हैं तो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में यार कम हो, थोड़ा पीछे मेटल लगाओ, थोड़ा अच्छा जो है वो क्वालिटी शो करो। ये ऐसा बिल्ड क्वालिटी बुरी नहीं है, कहीं से आवाज़ें नहीं आती इसमें और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसे हाथ में पकड़ते हैं तो प्लास्टिक की फील जो है वो आपके पैसों को ऐसे लगता है कि जैसे आपने ज़ाया कर दिया हो। लेकिन ओवरऑल वेल
एंड्रॉयड के लिहाज में जो एंड्रॉयड की प्रॉब्लम्स हैं वो ऑफ कोर्स इसके प्रॉब्लम होंगे, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा ये फ़ोन, अगर आपके लिए साइज़ इतना प्रॉब्लम ना हो तो ये डेफिनेटली फ़ोन बहुत अच्छा है, बहुत ही स्पीडी फ़ोन है, डुअल कोर में मेरे ख्याल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले फ़ोन्स में से एक है। लेकिन अगर आप थोड़ा यूजुअल बात करें और आपको S पेन ज़रूरत ना हो तो मैं कहूँगा कि आप थोड़े पैसे बचा के गैलेक्सी S3 ले लें, क्योंकि उसका जो प्रोसेसर है वो इससे बहुत तेज़ है और स्क्रीन ऑल्दो 4.8 इंच है जो इससे सिर्फ हाफ इंच के फ़र्क पे है, लेकिन उसकी एस्पेक्ट रेशो 16:9 है, लिहाजा वो आपके हाथ में बहुत आसानी से फिट हो जाता है। इसकी तरह नहीं जिसे सीखने के लिए आपको भी मुख्तलिफ तजर्बे करने पड़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी नोट के बारे में। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप वो मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पेश कर सकते हैं। तब तक मैं हूं अमीर हमजा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।